अस्सलाम वालेकुम। इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि फाउंडेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है किन सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक नई फील्ड है और इसमें बहुत से जो आइडियाज हैं वो इनहेरिट्स हुए हैं। उन बहुत से व्यू पॉइंट्स हैं, टेक्निक्स हैं जो दूसरे डिसिप्लिन से इसमें इनहेरेंट की गई हैं। जो फिलॉसफी की ट्रेडिशंस हैं वो तकरीबन 2000 ईयर्स पुरानी है। उसमें जो रीजनिंग की थ्योरीज हैं और जो लर्निंग है और उसके अलावा जो व्यू पॉइंट है वो फिजिकल सिस्टम के ऊपर अप्लाई किए गए हैं। इसके अलावा जो मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो तकरीबन 400 ईयर्स ओल्ड है और मैथमेटिक्स में हमारे पास फॉर्मल थ्योरीज हैं लॉजिक की, प्रोबेबिलिटी की, डिसीजन मेकिंग की और कंप्यूटेशन की। इसके अलावा जो साइकोलॉजी है हमारे पास टूल्स हैं जिसमें वी कैन इन्वेस्टिगेट ह्यूमन माइंड और उसकी जो साइंटिफिक लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम जो रिजल्टिंग थ्योरीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक में हमारे पास जो है वो थ्योरीज हैं जो किसी भी लैंग्वेज के जो मीनिंग है और उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम एलेबरेट कर सकते हैं। और फाइनली हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है जिसके ज़रिए हमारे पास वो टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम एआई को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह किसी भी हिस्ट्री में होता है कि जो जितने भी आइडियाज होते हैं दे आर कंसंट्रेटेड ऑन स्मॉल नंबर ऑफ पीपल एंड इवेंट्स। तो इसमें हम हिस्ट्री के अंदर या फाउंडेशन में ऐसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, डिसिप्लिन्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और ऐसे जो डिसिप्लिन्स हैं जिनके कंपोनेंट्स एआई के अंदर यूज हो रहे हैं। तो एआई में जो कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स हैं दोज आर फिलोसफी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, कंट्रोल थ्योरी। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टर्म फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई, जो फर्स्ट टाइम यूज हुई, वो जॉन मैकॉर्थी ने इस टर्म को यूज किया 1950s में। तो आर्टिफिशियल इटसेल्फ है वो इतनी पुरानी फील्ड नहीं है, दिस इज न्यू डिसिप्लिन। लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, वो डिफरेंट डिसिप्लिन से आए हैं, लाइक फिलोसफी, मैथमेटिक्स, जो बहुत पुराने सब्जेक्ट्स हैं और उनकी इन सब्जेक्ट्स की थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लाइक फिलोसफी, at the time the study of human intelligence began with no formal expression। तो फिलोसफी में हमारे पास जो फिलोसफी एज ए सब्जेक्ट है उसमें कोई फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं है जिसके ज़रिए हम डिस्कस कर सकें कि हाउ टू फॉर्मली एक्सप्रेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। लेकिन फिलॉसफी से हमें ये पता चलता है कि फिलॉसफी ने फर्स्ट टाइम ये आइडिया इनिशिएट किया कि हम जो ह्यूमन माइंड है उसको एज ए मशीन कंसीडर करें और उसके जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं उनको डिस्कस करें। फिलॉसफी जो है वो डील करती है डिफरेंट क्वेश्चंस को जो ह्यूमन माइंड में अराइज होते रहते हैं। कैन फॉर्मल रूल्स बी यूज्ड टू ड्रा वैलिड कंक्लूजंस? वेयर डज नॉलेज कम फ्रॉम? हाउ डज इट लीड टू एक्शन? तो फिलॉसफी जो है बहुत एक पुराना डिसिप्लिन है जो इन सारे क्वेश्चंस को डील कर रहा था
कि हम जो फॉर्मल रूल्स हैं, लाइक वी हैव प्रोपोजिशंस, उनको यूज करके हम कोई वैलिड कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। तो इसी में जो डेविड ह्यूम था, उसने प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन जो है वो प्रपोज किया। फिर इसके अलावा अरस्तु जो है उसका कंट्रीब्यूशन है, और उसमें फिलॉसफी में उसने डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाए। Given the end to achieve, consider by what means to achieve it. Consider how the above will be achieved till you reach the first cause. Last in the order of analysis, first in the order of action. If you reach an impossibility, abandon search. तो ये डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट है अरस्तु ने जो इंट्रोड्यूस करवाए फिलॉसफी के अंदर। The story of artificial intelligence might well begin around 450 BC, when Plato reported a dialogue in which Socrates asked Euthyphro, I want to know what is characteristics of pity which makes all action pious, that I may have it to turn to and to use as a standard where to judge your actions and those of other men. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले ही जो है वो सर्कुलेट कर रहे थे। और जो अरस्तु था उसने ट्राई की कि जो भी रूल्स हैं उसको फॉर्मुलेट करे, ताकि जो रैशनल पार्ट जो है माइंड का उसके मुताबिक उन रूल्स को जो है फॉर्मुलेट कर ले। तो अरस्तु ने एक इनफॉर्मल सिस्टम जो स्लोजिज्म के ऊपर बेस करता था, और जो स्लोजिज्म थे वो प्रॉपर रीजनिंग के लिए यूज होते थे। स्लोजिज्म क्या है, जिसमें डिफरेंट प्रोपोजिशंस को यूज किया जाता था और उनसे इंड्यूस किया जाता था कि जो स्टेट जो डिसीजन है दैट इज वैलिड और नॉट। और इस जो स्लोजिज्म बेस्ड सिस्टम था उसके जरिए मैकेनिकली जो है कंक्लूजन्स को जनरेट किया जा सकता था, और उसमें पहले जो इनिशियल प्रेमिसेस वो बताना होता था। तो अरस्तु बिलीव करता था कि जो माइंड के अंदर जितने भी लॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं दे आर नॉट गवर्नड। तो जितने भी डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं माइंड के अंदर दे आर नॉट लॉजिकली गवर्नड। और उसकी उसमें उसने जो है इनिशिएटिव रीजन भी दी। तो अब हमें पता है कि हमारे पास वी हैव सेट ऑफ रूल्स दैट कैन डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ एटलीस्ट पार्ट ऑफ द माइंड। तो नेक्स्ट जो स्टेप था वो कंसिडर करना था कि जो माइंड को एज ए फिजिकल सिस्टम, वी हैव टू वेट फॉर रेन डिस्कार्टिस ना 1596 से लेके 1650 तक उसने एक क्लियर डिस्कशन दी, जिसमें उसने डिस्टिंक्शन जो है माइंड और मैटर के बारे में बताई। अब जो एक प्रॉब्लम था वो जो फिजिकल कंसेप्शन थी माइंड की, तो इसमें जो बहुत कम स्पेस है फ्री विल की। अगर जो माइंड है ये सारा का सारा गवर्न होता है बाय फिजिकल लॉज, तो फिर इसमें फ्री विल नहीं है। फ्री विल देन अ रॉक डिसाइडिंग टू फॉल टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक और जो स्ट्रॉन्ग एडवोकेट है पावर ऑफ रीजनिंग का, डिस्कार्टिस, उसने जो है वो डुअलिज्म को प्रोपोनेंट किया। उसने बताया कि जो एक माइंड का पार्ट है, जो सोल या स्पिरिट है, वो नेचर से आउटसाइड है, और उसके ऊपर जो फिजिकल लॉज हैं वो अप्लाई नहीं होते। दूसरी तरफ उसने महसूस किया कि जो एनिमल्स हैं उनमें ये जो डुअलिस्ट क्वालिटी है वो नहीं होती।
और उनको जो है एज ए मशीन कंसिडर किया जा सकता है एनिमल्स को, और एनिमल्स में ये जो डुअलिस्टिक प्रॉपर्टी है वो नहीं होती। डुअलिज्म का जो एक अल्टरनेटिव है वो मटेरियलिज्म है, और मटेरियलिज्म में ये बताया जाता है कि तमाम दुनिया जिसमें ब्रेन भी है और माइंड भी है वो फिजिकल लॉज के मुताबिक ऑपरेट करता है। तो जो लिबनिस था 1646 से लेकर 1716 तक, वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने जो मटेरियलिस्ट पोजीशन को लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके आया और एक मैकेनिकल डिवाइस जो है वो इन्वेंट किया जो मेंटल ऑपरेशंस को परफॉर्म करे। उसकी जो लेबनीज था, उसकी जो फॉर्मुलेशन ऑफ लॉजिक वो वीक थी, दैट उसकी जो मैकेनिकल कॉन्सेप्ट जनरेटर था वो उससे जो कोई इंटरेस्टिंग रिजल्ट जनरेट नहीं हो सके। ये भी मुमकिन है कि एक इंटरमीडिएट पोजीशन जो है वो अडॉप्ट की जाए, जिसमें जो एक एक्सेप्ट करे कि जो माइंड है उसमें फिजिकल बेसिस है, और उसमें ये डिनाई किया जाए कि इसको एक्सप्लेन किया जाता है बाय रिडक्शन और या ऑर्डिनरी जो फिजिकल प्रोसेस है उनके जरिए। जो मेंटल प्रोसेसेस हैं या कॉन्शियसनेस है वो फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन इनहेरेंटली अननोएबल है, दे आर बियॉन्ड रैशनल अंडरस्टैंडिंग। जो कुछ फिलोसफर्स हैं जिनको एआई क्रिटिक्स भी कहा जाता है, और उन्होंने ये स्टांस लिया है कि जो मेंटल प्रोसेस है या कॉन्शियस है ये दे आर नॉट पार्ट ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। तो ये जो पॉसिबल ऑब्जेक्शंस हैं जो एआई के ऊपर हो सकते हैं, फिलॉसफी ने एक ट्रेडिशन एस्टेब्लिश की है कि जिसमें जो माइंड है उसको एज ए फिजिकल डिवाइस के तौर पे पेश किया है, और जो ये फिजिकल डिवाइस है ये किसी रीजनिंग के ऊपर अप्लाई करता है, या उसके ऊपर उसकी उसमें जो नॉलेज होता है उसकी बेस के ऊपर जो है माइंड वो काम करता है। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम था कि एक सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो प्रोड्यूस किया जाए। इसमें एक इम्प्रिसिसेंट मूवमेंट है जो फ्रांसिस बेकन्स ने 1561 से लेकर 1626 के दौरान जो स्टार्ट की, जिसको नोवम ऑर्गेनम भी कहा जाता है, और इसको करेक्टराइज किया था डिक्टम ऑफ जॉन लॉकी ने, और उसने कहा था नथिंग इज इन द अंडरस्टैंडिंग विच वाज नॉट फर्स्ट इन द सेंसेस। फिर इसी तरह जो डेविड ह्यूम है उसने कहा कि treatise of human nature propose what is now known as the principle of induction। तो उसने प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन जो प्रपोज किए, ये रूल्स हैं जिसके जरिए हम कोई भी लॉजिकल रीजनिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सर करंट स्लाइड शो नहीं हो रही है आपकी जो रीड कर रहे हैं आप। ये इसी में से फिलॉसफी के पार्ट में से बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो बर्ट्रैंड रसल था 1872 से लेकर 1970 तक उसने लॉजिकल प्रोपोजिशन को इंट्रोड्यूस किया। तो इसमें उसने बताया कि जो लॉजिकल प्रोपोजिशंस हैं उसमें जितना जो भी नॉलेज होता है उसको हम लॉजिकल थ्योरीज के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, या ऑब्जर्वेशन सेंटेंसेस के जरिए, जिसके जरिए हम कोई सेंसरी इनपुट
के मुताबिक उसको हम कोई हमारे पास कोई सेंसरी इनपुट हो और उसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन सेंटेंसेस को अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो कंफर्मेशन थ्योरी थी, जो रुडोल्फ कार्नैप और कार्ल हैम्पल ने जो एस्टैब्लिश की, कि जो कनेक्शन है ऑब्जर्वेशन सेंटेंसेस का और जर्नल थ्योरी का, या दूसरे लफ्जों में कह लें कि नॉलेज को एक्सपीरियंस के साथ कैसे जो है वो एक्वायर किया जा सकता है, बिकॉज ऑब्जर्वेशंस लीड्स टू एक्सपीरियंस। जो फाइनल एलिमेंट था जिसमें हम माइंड की जो फिलोसफिकल पिक्चर को देख सकते हैं, वो कनेक्शन है बिटवीन नॉलेज एंड एक्शन का। और कौन सी फॉर्म जो है वो कनेक्शन की वो होगी, और किस तरह कौन से जो पर्टिकुलर एक्शंस हैं उनको जस्टिफाई किया जा सकता है। और यही जो क्वेश्चंस हैं, दीज क्वेश्चंस आर वाइटल टू एआई, क्योंकि हम इसी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन से एक्शंस जो हैं जस्टिफाइड हैं, और किस तरह हम कोई एजेंट बिल्ड कर सकते हैं जिसके जो एक्शंस हैं वो जस्टिफाइबल हो या रैशनल हो। तो इसमें अरस्तु ने एक जो आंसर किया इस थ्योरी को, अरस्तु की जो अप्रोच थी उसमें कुछ माइनर रिफाइनमेंट्स की गई, और उसको 2300 ईयर्स लेटर न्यूवेल और सिमंस ने अपने जीपीएस प्रोग्राम में उसको इंट्रोड्यूस किया। और न्यूवेल और साइमन ने 1972 में जो अरस्तु की अप्रोच थी उसके ऊपर जो जीपीएस जो है प्रोग्राम वो बनाया। तो जीपीएस के अंदर जो ह्यूरिस्टिक थे, मीन्स एंड एनालिसिस को यूज किया गया। मीन्स एंड एनालिसिस जो है उसमें कॉमन सेंस आर्गुमेंट्स हैं, like I want to take my son to nursery school. What is the difference between what I have and what I want? One of distance, what changes distance? My automobile would not work. What is need to make it work? A new battery. What has new batteries? An auto repair shop. I want the repair shop to put in a new battery, but the shop does not know I need one. What is the difficulty? One of communication. What allows communication? A telephone and so on. तो ये एक एनालिसिस है जिसमें एक जो है जो पर्सन है वो अपने बेटे को स्कूल लेके जाना चाह रहा है। तो इसमें क्या डिफरेंस है कि वो क्या उसके पास है और क्या वो करना चाह रहा है। इसी तरह जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कैसे चेंज हो सकता है, उसके लिए ऑटोमोबाइल रिक्वायर्ड है। अगर ऑटोमोबाइल काम नहीं कर रही तो इसमें क्या ऐसी चीज़ है जिससे वो काम करेगी, उसको लिए एक बैटरी चाहिए, और बैटरी जो है वो कहाँ पे मिलेगी? रिपेयर शॉप पे मिलेगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो रिपेयर शॉप वाले हैं वो मेरी ऑटोमोबाइल में बैटरी फिक्स कर दें, लेकिन जो ऑटोमोबाइल है दे डोंट नो आई वांट दैट बैटरी। तो इसमें जो डिफिकल्टी क्या है? कम्युनिकेशन की। और कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है? टेलीफोन के जरिए। और इस तरह हम किसी भी प्रॉब्लम का एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जो एनालिसिस है इसमें हम जो डिफरेंट थिंग्स हैं उनको क्लासिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, और उसमें हम जो डिफरेंट एंड्स हैं उनको ऑसिलेट कर सकते हैं। कौन से फंक्शन रिक्वायर्ड हैं वो हम डिफाइन कर सकते हैं, और किस तरह हम उन फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह हम जो एक जीपीएस सिस्टम है उसके हेरिस्टिक्स को बना सकते हैं। मीन, इसको कहते हैं मीन्स एंड्स एनालिसिस। ये एक यूजफुल टेक्निक है। तो इसमें ये इसको अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि
जब बहुत से एक्शन परफॉर्म करने हो तो वो कैसे उसको गोल को अचीव करेगा, क्योंकि कोई एक एक्शन जो है वो कंप्लीटली गोल को अचीव नहीं कर रहा, डिफरेंट एक्शंस हैं जिनके जरिए हम गोल को अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक जो डेस्कार्टिस का फॉलोअर था, उसने एक क्वांटिटेटिव फार्मूला बनाया कि कौन सा एक्शन जो है वो लिया जाए, जिस तरह के इसमें है। फिर इसी तरह जॉन स्टुअर्ट मिल्स, और उसने इस आइडिया को एम्पलीफाई किया, और उसके बाद जो फॉर्मल थ्योरी ऑफ डिसीजन जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। तो फॉर्मल थ्योरी के लिए वी नीड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में तीन मेन एरियाज हैं एआई के: कंप्यूटेशन, लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी। कंप्यूटेशन का मतलब है कि कंप्यूटेशन के जरिए हम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एनालाइज किया जा सकता है। इसमें जो एक वेल नोन थ्योरी है उसको कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी कहा जाता है। जो प्रोबेबिलिटी है वो बताती है डिग्री ऑफ बिलीफ, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी टू हैंडल अनसर्टेनिटी इन एआई। तो प्रोबेबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और इसमें जो है डिग्री ऑफ बिलीफ को जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है। देन वी हैव डिसीजन थ्योरी। डिसीजन थ्योरी में प्रोबेबिलिटी थ्योरी और यूटिलिटी थ्योरी, बायसनेस को कंबाइन किया जाता है। तो फिलोसफर्स के अंदर जो है जो फिलॉसफी है उसमें फिलोसफर्स ने बहुत से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आइडियाज को उनको डिस्कस किया। तो लेकिन ये फिलॉसफी में जो भी नॉलेज था दैट वाज नॉट एक्सप्रेसिव नॉलेज, वी कैन नॉट फॉर्मली एक्सप्रेस दैट नॉलेज। तो उसको फॉर्मल साइंस में लाने के लिए वी नीड मैथमेटिकल फॉर्मलाइजेशन। और इसमें जो ये तीन जो मेन एरियाज हैं, कंप्यूटेशन, लॉजिक और प्रोबेबिलिटी, इनको यूज किया गया। The notion of expressing a computation as a formal algorithm goes back to Al-Khwarizmi। अल-ख्वारिज़मी एक अरब मैथमेटिशियन था जिसने 9th सेंचुरी के अंदर फर्स्ट टाइम जो है यूरोप को अरेबिक न्यूमरल्स और अलजबरा के बारे में बताया। और जो लॉजिक है वो अरस्तु ने डिफाइन की। तो जो अरस्तु ने लॉजिक डिफाइन की वो फिलोसफिकल थी, मैथमेटिकल नहीं थी। लेकिन जॉर्ज बूल ने 1815 से लेके 1864 उसको एक फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके लिए लॉजिकल इन्फ्लुएंस जो है 1847 में जो जॉर्ज बूल है उसने इंट्रोड्यूस करवाया। बूल का जो काम था दैट वाज इनकम्प्लीट, लेकिन वो इतना था कि उसके बाद के जो बाकी साइंटिस्ट आए उसने वो जो मिसिंग गैप्स से जो उसमें कमी थी उसको पूरा किया। लाइक 1870 में जो